बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 38th प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 1993 में ली गई थी। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में 38 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे। 38 तक पीटी में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और 39 के बाद से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अब पीटी में टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग 100 क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो ये कुषाणों के समय में गंधार जो शैली है कला की वो फली फूली। हम लोग कुषाण वंश से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो डेटा है और फैक्ट्स उनको देखेंगे। यदि हम कुषाण वंश का जो एरिया देखें कि उनका शासन जो था वो कहाँ तक फैला हुआ था, तो आज का जो उत्तर भारत है और उत्तर भारत में भी उत्तर पश्चिम जो भारत है जिसमें कि कश्मीर, पाकिस्तान और पंजाब का जो एरिया आता है आज, वहाँ पर इनका मेन सेंटर हुआ करता था। कुषाण वंश का समय देखें कि इनका शासनकाल जो है 30 से 375 एडी तक था। और जब हम इनके संस्थापक की बात करते हैं तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिशस थे। कुषाण वंश के जो सबसे प्रतापी राजा हुए वो कनिष्क हुए, जिनका शासनकाल 78 एडी से स्टार्ट होता है। इवन 78 एडी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और ये जो 78 एडी है ये दो चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। एक कि जो 78 एडी में ही चतुर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो श्रीनगर के कुंडग्राम में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, जिसके कि मेन जो ऑर्गेनाइज करवाने वाले शासक थे वो कनिष्क ही थे। इन्हीं के शासनकाल में चौथी जो है बुद्ध संगति हुई थी। 78 और एक चीज़ के लिए फेमस है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हमारे भारत में दो तरह के संवत प्रचलित है। एक है विक्रम संवत जो ईसा पूर्व 57 से स्टार्ट है, और एक है शक संवत जो 78 ईस्वी से स्टार्ट है। और ये 78 ईस्वी वही है जब कनिष्क अपना राज्याभिषेक कराते हैं और उसी समय ये शक संवत स्टार्ट करते हैं। तो जब हम शक संवत को कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं कि 2019 में क्या होगा शक संवत के अकॉर्डिंग, तो इसमें हम लोग 78 माइनस कर देंगे तो 1941 जो होगा वो अपना शक संवत हो जाएगा। और भारत का जो आधिकारिक कैलेंडर है वो शक संवत पर ही डिपेंड है। ये भी हम लोगों ने डेटा हमें देखना होगा। विक्रम संवत जो है ये राजा विक्रमादित्य के द्वारा लाया गया था। और जब हम ये कैलकुलेट करेंगे 2019 को बेस मानकर कि कौन सा साल होगा विक्रम संवत में, तो हमें इसमें 57 जोड़ना होगा, क्योंकि ये जो 57 है ये ईसा पूर्व का समय बता रहा। तब जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना 2019 का जो साल है वो 76 है 76 वो आ जाएगा। 2076 जो है वो हो जाएगा। तो हमने विक्रम संवत क्या है और शक संवत क्या है इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी तो श्रीरंगपट्टनम में। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर वॉर में। और 1799 में जब चतुर्थ आंग्ल जो मैसूर वॉर हुई थी उस समय लॉर्ड वेलेस्ली थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड वेलेस्ली का जो टाइम पीरियड है वो 1798 से स्टार्ट होता है और ये 1805 तक रहते हैं। तो 1799 में जो बैटल हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें टीपू सुल्तान हार जाते हैं और वो मारे जाते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किया गया था तो ये महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। 5 साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जंतर मंतर के लिए। एक दिल्ली में भी जंतर मंतर है, बनारस में भी है, जयपुर में भी है, उज्जैन में और मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 4, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? तो सही आंसर है 1 जनवरी 1877 को, जब फर्स्ट दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करवाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। भारत में 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया है दिल्ली दरबार पर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लिटन का जो टाइम पीरियड है वो 1876 से स्टार्ट होता है और 80 तक रहता है, 4 सालों तक। और इसी बीच में ये 77 में 1 जनवरी 1877 को यह दिल्ली दरबार फर्स्ट ऑर्गेनाइज करवाता है। और लिटन ही था जिसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाया था। और इसने 1878 में ही जो उम्र 21 साल थी ICS परीक्षा के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, उसकी एज जो है ये 19 वर्ष घटाकर कर दिया था। मैक्सिमम एज जो है अब एज लिमिट वो 19 वर्ष कर दी गई थी। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? तो करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले काफ़ी गांधी जी को फॉलो करते थे। जब ये साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे गांधी जी, तब भी जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौटते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को यह सलाह देते हैं कि आप भारत भ्रमण कीजिए। जबकि गांधी जी चाहते थे कि वो अपने काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो बैरिस्टर थे और वो
बॉम्बे हाईकोर्ट ज्वाइन करना चाहते थे गांधी जी, लेकिन गोखले जी ने ही कहा कि नहीं, आप इसके लिए नहीं बने हो, बैरिस्ट्री करने के लिए नहीं बने हो, आप भारत को जाकर भ्रमण करो और उसके बाद आपको जो करना है फिर करना। इसीलिए गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले का मृत्यु भी 1915 में ही हो गया था। एक और चीज़ हम लोग सीख लेते हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे, उसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास थे। चित्तरंजन दास जो हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो ये सही आंसर है 3 फरवरी 1928 को। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बॉम्बे में पहुंचा। इसकी जो गठन है वो 1927 में ही हो जाती है, लेकिन ये भारत 1928 में आता है और इसे हर एक जगह घूमना था। इसमें 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों मेंबर्स जो थे वो वाइट थे, इसलिए इसे वाइट कमीशन भी कहा जाता है। क्योंकि ब्रिटिशर्स थे तो इसे वाइट कमीशन भी कहा जाता है। भारत के लोगों में काफ़ी रोष था और इसका विरोध किया गया साइमन कमीशन का। कांग्रेस ने तो विरोध किया ही, अपना प्रदर्शन किया, जिसमें कि विरोध प्रदर्शन के ही चलते लाला लाजपत राय को जब लाहौर में वो लोग विरोध कर रहे थे तो लाठी चलने से उनको चोट आई और अनंतः उनकी मौत हो गई थी लाला लाजपत राय की। कांग्रेस ने विरोध किया ही, साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग थी वो भी साइमन कमीशन की विरोध की थी। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो जो दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जिसके कि अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस किया कि अगले 26 जनवरी जो 1930 का होगा, 26 जनवरी जो 1930 का होगा, इस दिन हम लोग अपना झंडा फहराएंगे और हम अपने आप को पूर्ण स्वराज घोषित कर लेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब लाया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, काफ़ी जो एक तरह का हमारे लिए ब्लैक डे है, वो है 13 अप्रैल 1919, जबकि जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। तो सही आंसर अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बदले जाने की जो प्रोसेस है, सबसे पहले 1911 में अनाउंस हुआ, 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट हो गई। बंगाल विभाजन की यदि हम बात करें तो बंगाल विभाजन में भी 2 डेट हमें याद रखना होता है। एक है 19 जुलाई 1905 और एक है 16 अक्टूबर 1905। 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन अनाउंस्ड करता है कि अब हम बंगाल प्रोविंस को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, एक ईस्ट बंगाल होगा और एक बंगाल होगा। ये डेट जो है थोड़ा सा कई बुक में यहाँ पर 20 जुलाई दिखेगा, लेकिन हमें अपने कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए इस बात का डिसाइड करना होगा कि जिस तरह से ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर में, हम डिसाइड करेंगे कि हम 19 जुलाई कंसीडर करें या 20 जुलाई कंसीडर करें। लेकिन मोस्ट ऑफ जो बुक्स हैं वो 19 जुलाई को मानते हैं, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं वो। 16 अक्टूबर को इन्फोर्स्ड हो गया अपना बंगाल विभाजन। खिलाफत आंदोलन की यदि हम बात करें तो खिलाफत आंदोलन 1919 से स्टार्ट होता है और ये 24 तक चलता है। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम लिखी है। वही वंदे मातरम जो गीत है, जैसे हम लोग इस तरह से गाते हैं, सुजलाम सुफलाम मलय से शीतलाम शस्य सामलम मातरम वंदे मातरम, ये चीज़ है। और आनंद मठ में जो मेन मुद्दा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो 1770 से 80 के बीच में सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में ही, उसके बारे में इसमें बातें की गई हैं। एक और हमें डेटा याद रखना होगा कि वंदे मातरम तो वो गीत है, लेकिन वंदे मातरम नाम से ही एक वीकली पत्रिका अरविंदो घोष जी ने पब्लिश किया था। तो ये डेटा भी हमें रखना है कि यदि पूछे कि वंदे मातरम पत्रिका जो है किसने पब्लिश किया था, तो अरविंदो घोष ने। नेक्स्ट, साइमन कमीशन से रिलेटेड एक अदर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था और ये 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में पहुंचा था। इसके 7 सदस्य थे और सातों ये जो थे ब्रिटिशर्स थे, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। इसके जो मेंबर्स थे वो इस तरह से हैं: सर जॉन साइमन, क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लाशन, एडवर्ड केडागन, बॉर्नॉन हार्टसन, जॉर्ज लेन फॉक्स तथा डोनाल्ड होवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये मोहम्मद अली जिन्ना करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में होती है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, जिसके संस्थापक जो है कांग्रेस के वो A.O. ह्यूम माने जाते हैं और इसकी अध्यक्षता जो थी पहली बार वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था और यहाँ पर 72 डेलीगेट्स मिले थे।
कितने लोग मिले थे फर्स्ट सेशन में? तो 72। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? काफ़ी फेमस है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 1929 में इन्होंने लाल कुर्ती रेड शर्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो 1930 से लेकर जो 34 तक अपना सीडीएम चला था, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, उसमें इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। मुंडा जनजाति अधिकांशतः आज झारखंड राज्य में बसेगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बिहार में जब झारखंड था तब पूछा गया था। तो लक्षद्वीप अवस्थित है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। यदि हम इसको मैप पर देखने की कोशिश करें तो ये अपना साउथ इंडिया का मैप है, यहाँ पर अपना लक्षद्वीप है। तो सिंपल सी बात है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट जो है ये इलाका हो जाएगा। और यही वो एरिया है जहाँ से हमारा साउथ वेस्ट मानसून भी जनरेट होता है या ओरिजिनेट होता है। तो सही आंसर जो है वो लक्षद्वीप से लेकर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध है? तो पंजाब में नहीं है, नहीं पूछा गया है। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश सऊदी अरबिया भी हो जाएगा। बड़ी लाइन का जो दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो 5 फुट एंड हाफ 5.5 फीट होती है, अर्थात कि 5 फुट 6 इंच हो जाएगा। और यदि हम इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1676 मिलीमीटर हो जाएगा। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं यह बताने के लिए कि सूर्य जो है वो स्थिर है और पृथ्वी जो है वो घूमती है, अर्थात कि जो सूर्य है वो स्थिर है और उसके जो ग्रह हैं उसके चारों तरफ घूमते हैं। गोबी मरुस्थल ये चीन में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना गोबी मरुस्थल का। तो क्वेश्चन नंबर हमने 19 भी देख लिया। चौधरी रहमत अली को हम लोग देख लेते हैं, ये पाकिस्तान से हैं। इन्होंने ही पाकिस्तान नाम को दिया था और इन्होंने एक पम्पलेट लिखा था, अभी या कभी नहीं, हम जीते या हमारा नाश हो। इस नाम से इन्होंने एक पम्पलेट लिखा था और इसी पम्पलेट में पाकिस्तान शब्द को इन्होंने मेंशन किया था। और इनका जो मेन राइटिंग है वो यही है, नाउ और नेवर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नाउ और नेवर जो है किसकी पम्पलेट है? तो चौधरी रहमत अली की। और इसी पम्पलेट में लिखा हुआ था पाकिस्तान शब्द का, जिसको कि आगे जिन्ना ने बढ़ाया एक देश मांगने के क्रम में। ये अपना बिहार का मैप है, हम लोग इसका एक्सटेंट भी देख लेते हैं कि इसका देशांतर और इसकी जो अक्षांश है वो कहाँ तक है। यदि हम एरिया की बात करें तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर अपना एरिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसमें ये पूछा गया है कि बिहार राज्य अवस्थित है, देशांतर पूछा गया है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ये जो लाइन खींची जाती हैं ऊपर से नीचे, इसे हम लोग देशांतर कहते हैं। तो अपना 83 डिग्री से स्टार्ट होता है और 88 पर ख़त्म होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 84। सीन नदी जो है किस नगर से होकर बहती है? पेरिस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जैसे अपना पटना जो है, पटना से होकर गंगा नदी बहती है, उसी तरह से पेरिस से होकर सीन नदी बहती है। लंदन जो है टेम्स नदी पर है, रोम टाइबर रिवर पर है और फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी का सिटी है वो राइन नदी पर है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ओजोन परत जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है। यदि इस क्वेश्चन को हम लोग समझे, मैंने लेयर भी डिटेल्स में बताया, एटमॉस्फेरिक लेयर, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको देखने के बाद आपका जो लेयर से क्वेश्चन आएगा वो क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस है, तो जो पहला हमारा लेयर है वो ट्रोपोस्फीयर है, ये लगभग 15 से 18 किलोमीटर के पास होता है। और इसके ऊपर जो है ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर है, इसकी ऊंचाई सरफेस से 50 किलोमीटर है। और ये जो 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर का जो एरिया होता है ये वाला, यहाँ पर ओजोन लेयर काफ़ी मात्रा में है, इसी में मेन ओजोन लेयर है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें पूछा है एस्पेरांतो जो है यह विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा जो है फ्रेंच, जर्मन और इटालियन हो जाएगा। ये स्विट्जरलैंड का मैप है, तो इसके नेबरिंग जो कंट्री है फ्रेंच है तो फ्रेंच कुछ बोली ही जाएगी, इटली है इटली बोली जाएगी, जर्मनी है तो जर्मन कुछ बोली जाएगी, और ऑस्ट्रिया भी जो है इसका नेबरिंग कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? तो इसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं, इसका जो चुनाव है उपराष्ट्रपति का यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का, दोनों सदन के जो मेंबर्स हैं वो मिलकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। ट्वेंटी 29 में पूछा गया है
थोड़ा सा पानी हम लोग पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, पूछा गया है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के लिए राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो नियुक्ति है वो गवर्नर के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। ये अपना स्वेज कैनल है, ये मेडिटेरियन सी है और ये रेड सी है, ये दोनों को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 30, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है तो या तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देखता है? तो सही आंसर गुवाहाटी भी है और महाराष्ट्र भी है, इसमें सी और डी दोनों हो जाएगा। इलाहाबाद तो अपने केवल उत्तर प्रदेश को देखता है और दिल्ली जो है केवल दिल्ली जो अपना यूनियन टेरिटरी है उसको देखता है। कोलकाता हाई कोर्ट भी वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार को देखता है। केरल हाई कोर्ट जो है वो केरल और लक्षद्वीप को देखता है। तो इस तरह से हमें जो एक से ज़्यादा है उसको देख लेना होगा। पंजाब एंड हरियाणा दोनों स्टेट के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो इसमें बदलते रहते हैं। अभी जो है टोटल 34 हो गए हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्लस में जो 33 जजेस हैं, ये मिलकर अभी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अभी जो जजेस की जो है वो स्ट्रेंथ है 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं 2023 में वो हैं DY चंद्रचूड़ और इनका जो नंबर है 50वें नंबर के ये CGI है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन जो है 1951 में ही आ गया था, जिसके थ्रू हमने अपना 9वां शेड्यूल जो है 9th शेड्यूल को ऐड किया था, जिसमें कि भूमि सुधार से रिलेटेड बातें की गई थी। सिक्किम भारत का एक कब राज्य बना? तो ये 36वां जो अमेंडमेंट है उसके थ्रू बना। 35वां में ये कहा गया, यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं कि इसमें कहा गया कि सहयुक्त राज्य की संज्ञा प्रदान की गई, लेकिन किंतु भारत का ये राज्य नहीं बना। वास्तव में सिक्किम जो है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1975 में आया था, 26 अप्रैल 1975 से भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी जो समिति थी वो बलवंत राय मेहता समिति थी, जो कि 1959 में बनी थी। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो ये सारे हो जाएंगे। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान कराना है और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। यस, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये सही हो जाएंगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखेंगे कि वर्ष, ये करंट का क्वेश्चन है, इसे देखने से कोई फायदा है नहीं। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो फर्स्ट जो है ये प्रथम सही है, द्वितीय भी सही है, तृतीय भी सही है, ये सही नहीं है। क्योंकि जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था 62 में और 65 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो हमारा जो है जो चौथा जो है 5 ईयर प्लान वो गड़बड़ा गया था। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है, ये बदलते रहता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितने समय तक पहुंचता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्चुअली 8 मिनट। ये क्वेश्चन को पूछा भी था अभी, तो इसमें क्या था कि नन ऑफ दिस दे दिया था। इधर हाल फिलहाल के किसी एग्जाम में पूछा था BPSC के द्वारा, जिसमें कि मोर देन वन ऑप्शन या नन ऑफ दिस में होते हैं ऑप्शन ही में, तो उसमें दे दिया था। जबकि यहाँ पर 8.3 सेकेंड लगता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 8 कंसीडर कर लेंगे। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। लोहा और क्रोमियम भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। पानी में चीनी का घुलना, क्योंकि जैसे ही हम लोग पानी को गर्म करेंगे तो चीनी बच जाएगा और पानी वेपर बन जाएगा, अर्थात कि वो अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का। अदर जो है वो केमिकल रिएक्शंस हैं। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, किसके? एल्युमिनियम के। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। एक्चुअली क्या है कि जो पास्चुराइजेशन जो है, जिसमें दूध को एक निश्चित ताप पर कीटाणु रहित किया जाता है और साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि दूध की खाद्य महत्ता तथा क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव न पड़े। पास्चुराइजेशन करने के लिए सामान्य तौर पर दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 30 मिनट तक रखकर प्रशिक्षकों द्वारा और फिर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे ठंडा भी कर दिया जाता है, जिससे कि उसके जो जीवाणु हैं वो मर जाते हैं। एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मलेरिया के संबंध में पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह परजीवी कीट द्वारा
पैदा की जाने वाली बीमारी है, ये गलत है। तो ऑप्शन यही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक जो हैं वो होमी जहांगीर H.J. भाभा माने जाते हैं। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जो एटॉमिक एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा विभाग, उसकी स्थापना की थी। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है तो विक्रम साराभाई को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सिद्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्री को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51, किस भारतीय राज्य में कालाजार, ये करंट का क्वेश्चन है। बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग क्या है? तो अभी यदि 2011 जनगणना के अनुसार देखें तो हम लोग 61.8% टोटल मेल फीमेल मिलाकर है, जिसमें से कि हम लोग मेल की बात करें तो ये 71.2 है और ये 51.5% फीमेल साक्षरता दर है। भारत में बिहार की जनसंख्या तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या है 2011 के अनुसार। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, फिर MP है, फिर महाराष्ट्र है और फिर अपना बिहार है। बुस्तर घाली ये अभी उस समय करंट अफेयर का था। अभी तक टोटल 9 महासचिव बन चुके हैं, जिसमें कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली थे और अभी एंटोनियो गुतरेस जो हैं वो दूसरी बार इनका शासनकाल स्टार्ट हो गया है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को जान लेना होगा। एंटोनियो गुतरेस का जो सेकेंड टर्म है वो 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुआ है और ये 5 सालों तक रहेंगे। ये हैं पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुतरेस। करंट का क्वेश्चन है, देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, 57 भी करंट का है। ये सब जो है करंट से रिलेटेड है। सत्यजी रे के बारे में यहाँ पर कुछ है, ये भी करंट का है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। ये सब जो है करंट के क्वेश्चन है अभी, तो इनको देखने से कोई फ़ायदा है नहीं। अभी हम लोग नेक्स्ट अपना आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 65 भी करंट है। अभी विश्वविद्यालय अनुदान के अध्यक्ष जो हैं अभी के हिसाब से यदि देखें तो ये प्रोफेसर M जगदीश कुमार को किया गया है UGC के चेयरमैन। इससे पहले ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1990 के बारे में पूछा गया था। अभी जो है आशा पारेख को दिया गया है 2022 में, लेकिन अभी देखेंगे इसके बारे में डिटेल्स। ये भी करंट का क्वेश्चन है, करने से कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। सार्क का उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्रीय सहयोग है, रीजनल कोऑपरेशन, नाम में ही है रीजनल कोऑपरेशन। ये सब करंट के क्वेश्चन हैं हमारे। ये नंबर देखना ज़रूरी है कि 68 जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है 2020 का है, ये 2022 में आशा पारेख को दिया गया है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। पहली जो दादा साहब फाल्के अवार्ड जिनको मिला था वो देविका रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की संघीय प्रणाली है, यस फेडरल गवर्नमेंट है वो, ये सही है। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व की बात करता है। 5 जो है पंचतंत्र जिसको कि पंचशील कहते हैं वो ये है। बिचेंद्री पाल जो हैं ये पर्वतारोहण है, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है और ये गुरुदेव जो उपाधि है, ये गुरुदेव जो उपाधि है ये महात्मा गांधी जी ने दिया था और गांधी जी को महात्मा जो है ये महात्मा जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अदर जो इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो है ये विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए है। चिपको आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुंदरलाल बहुगुणा और जो गौरा देवी थी, रैनी गांव उत्तराखंड से स्टार्ट होता है। 1973 में यह वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये करंट का क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में गढ़वाल के जो रैनी है, गढ़वाल में भी चमोली जिले का रैनी गांव है, वहाँ की गौरा देवी थी और वहीं से स्टार्ट होता है अपना चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से रिलेटेड कुछ अदर इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर हैं, जिसमें कि ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके कार्यकर्ता थे, जिसमें कि सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत,
चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। इंडिया विन्स फ्रीडम काफ़ी फेमस है, अबुल कलाम आज़ाद की बुक है। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद जो है देखी जाए तो इसमें 2011 जनगणना के अनुसार बंगाली जो है दूसरे स्थान पर है और मराठी जो है वो तीसरे नंबर की भाषा है। यूनेस्को की कार्य भाषाएँ हैं, 6 भाषाएँ हैं ये, सॉरी इसमें जो है अंग्रेजी और फ्रेंच ही हैं यूनेस्को की। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की 6 भाषाएँ हैं, लेकिन यहाँ पर यूनेस्को पूछा गया है, तो सही आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। लाइफ डिवाइन जो है ये बुक अरविंद घोष की है, काफ़ी फेमस बुक है। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी देखा कि वंदे मातरम जो वीकली है वो अपने अरविंद घोष जी के ही द्वारा लिखा गया था, और वंदे मातरम जो गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में हमें गलत युग्म को फाइंड करना है। तो MS सुबा लक्ष्मी जो है ये बांसुरी नहीं बजाती हैं, ये गीत गाती हैं। अदर जो लोग हैं वो सही मेल कर रहे हैं। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला ये भी करंट का है। लोकप्रिय नृत्य जो है ये हम लोग मैच कर सकते हैं। असम में बिहू होता है, हिमाचल प्रदेश में नटी होता है या नाटी जिसको बोलते हैं, राजस्थान में घूमर है, और फिर आंध्र प्रदेश में बुर्रा हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जितने सारे नृत्य हैं ये काफ़ी फेमस नृत्य हैं, तो हम लोग इसको बहुत आसान से मैच करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो करंट से रिलेटेड है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार जो है ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग 5000 किलोग्राम अर्थात कि 5 टन होता है लगभग। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध हैं, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, और इनको इसी खोज के लिए 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो ये करंट का क्वेश्चन कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय, ये तीरंदाजी में किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। बैडमिंटन के लिए काफ़ी फेमस खेल है थॉमस कप। प्रथम एशियाई खेल हुए थे, तो यह नई दिल्ली में हुए थे प्रथम एशियाई खेल, 1951 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम स्थित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। प्रकाश पादुकोण जो हैं ये बैडमिंटन खेलते थे। डूरंड कप जो है काफ़ी फेमस है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। इस तरह से हमने 38 जो अपनी PT एग्ज़ाम थी उसका क्वेश्चन पेपर देखा और उसके आंसर को एनालिसिस किया कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट अपना 39th प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसका क्वेश्चन पेपर और उसका सलूशन देखेंगे। सो थैंक्स एंड टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।